नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पूर्व विधायक चैंपियन के बेटे की दबंगई देखने को मिली। दरअसल बीजेपी नेता के बेटे पर आरोप लगाए और साथ ही पूर्व सचिव के बेटे से मारपीट के आरोप इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। आरोपी ने पिस्टल दिखा करके दहशत मचाने का काम किया। पुलिस ने आरोपी पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी के वाहन को भी सीज कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया उत्तराखंड से। लैंड क्रूजर कार में सवार बीजेपी नेता के बेटे की सरेआम गुंडे से हड़कंप देखने को मिला, क्योंकि ये घटना देहरादून के दिलाराम चौक के पास की बताई जा रही है, जहां पर ओल्ड मसूरी रोड निवासी आर यशोवर्धन ने पुलिस को तहरीर सौंपी। आर यशोवर्धन पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के पुत्र हैं। तो उन्होंने पुलिस को बताया कि वो दिलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी पैसोपिक मॉल के पास एक लैंड क्रूजर कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की। सड़क संकरी होने के कारण वो उस कार को रास्ता नहीं दिखा पाए और इस दौरान पीछे वाला कार चालक हॉर्न बजाता रहा। पास नहीं देने पर लैंड क्रूजर कार सवार खानपुर के पूर्व बीजेपी विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे और गनर ने उनकी गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। उसके बाद बीजेपी नेता के बेटे और सरकारी गनर ने उन्हें गाड़ी से जबरन बाहर खींचा और उनके साथ मारपीट की। इससे बीच भीड़ इकट्ठा होती हुई देख आरोपी कार में सवार होकर के चले गए और इधर एसएसपी ने बताया है कि आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की गाड़ी को भी सीज कर दिया गया है। इस घटनाक्रम में उस समय जो कंप्लेनेंट थे उनके द्वारा वो किसी को उसमें पहचानते नहीं थे, ना ही जो ड्राइवर था वो किसी को उसमें पहचानता था। बट उनके द्वारा जो एफआईआर में जो गाड़ी का नंबर दिया गया, इसके आधार पर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया। तो उसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था, जो उस गाड़ी में सवार था। इस तत्काल बाद एक पुलिस टीम द्वारा मुकदमा लिखने के बाद अगले दिन जो है इस गाड़ी जो बोलेरो जो चल रही थी, जो सायरन बाजार, जिसमें पुलिसकर्मी की बात आई थी कि उसमें सवार था, उस पुलिसकर्मी की पहचान करते हुए पता चला कि वो गनर उनके पिताजी को आवंटित था। इसके आधार पर जो एक रिपोर्ट एसएसपी हरिद्वार को भेजी गई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने उसको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु बरबोला देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अब तक इस मामले में और कोई नया अपडेट है क्या, क्योंकि क्या केवल मुकदमा दर्ज हुआ है या फिर आगे और कोई कार्रवाई की गई है? और निश्चित रूप से सुरभि, देखिए ये मामला 14 तारीख का है और देर रात का है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक पूर्व आईएएस का बेटा ही इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सत्ता की हनक जो है वो देखने को मिली और आज से पहले भी जो है ये हनक इनके पिताजी के द्वारा, यानी कि पूर्व जो कैबिनेट मंत्री भी रहे और पूर्व विधायक भी रहे हैं प्रणव सिंह चैंपियन, उनके द्वारा भी की गई है। अगर जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो जो बोलेरो गाड़ी थी, जो फ्लीट थी इनके साथ, उसको जो है सीज कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ जो गनर है उसको जो है निलंबित कर दिया गया और हरिद्वार जो एसएसपी है उनसे पत्राचार लगातार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सबसे बड़ा कि जो है पूर्व विधायक तक तो फ्लीट ठीक थी, लेकिन उनके परिवार को ये फ्लीट कैसे मिली, उनके परिवार को ये गनर कैसे मिला, ये भी अब अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जहां तक इस पर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति दोनों ओर से की जा रही है। भाजपा जहां लगातार ये कह रही है कि वो हमारे पार्टी के अब कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये भाजपा के जो विधायक हैं वो गुंडागर्दी करते हुए नजर आए हैं। तो पहले भी इस तरीके के जो प्रणव सिंह चैंपियन है उनके विवादित बयान या विवादित वीडियो भी पहले भी जो है मीडिया के सामने आ चुके हैं। चाहे पिछले वर्ष की बात कर ली जाए, जिस तरीके से लगातार वर्तमान विधायक जो खानपुर के हैं उमेश कुमार, उनके साथ भी जो है उन्होंने उनके खिलाफ भी जो है पिस्टल लहराई थी। ऐसे तमाम जो वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पर समय समय पर उनके आते रहे। तो ऐसे में उन पर अब कार्रवाई की जानी उचित है और ऐसे में जो है जो आरोपी है उसके खिलाफ जो है पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन के भीतर जो है पेश होने के लिए जो है यहाँ पर कहा गया है। जी ठीक है, लेकिन आपने जिस तरह जिक्र किया कि हाल के विधायक उमेश कुमार का नाम जब सामने आया था, उनके साथ विवादों में प्रणव सिंह चैंपियन को देखा गया था और उसके वीडियोस कई लोगों ने देखे थे, उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे और साथ ही साथ लेकिन अब
क्योंकि जिस तरीके की उपाधि प्रणव सिंह चैंपियन को पहले मिली थी, लेकिन आज के वक्त में जब उनके नाम के आगे पूर्व लग गया, इसके बावजूद ये गनर उनके बेटे के पास क्या कर रहा था, ये सुरक्षा उन्हें कैसे मिली है, तो इस पर तो लाजमी है कि विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा ही, और यही तस्वीर देखने को मिल रही है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या अब तक और कोई अपडेट, किसी प्रकार की कार्रवाई, या सिर्फ गाड़ी सीज हुई है, मुकदमा हुआ है? देखिए, जहाँ तक अभी तक की कार्रवाई की अगर बात कर ली जाए तो जो बोलेरो गाड़ी है जिसमें पुलिसकर्मी मौजूद था, उस गाड़ी को सीज कर दिया गया, पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया, और इसके साथ ही जिसमें उनके बेटे प्रणव सिंह का बेटा जो है आरोपी, वो चल रहा था लैंड क्रूजर गाड़ी में, उसकी जो है लोकेशन ट्रेस की जा रही है लगातार, वो गाड़ी कहाँ पर है इस वक्त। तो ऐसे में जो है आगे की कार्यवाही गतिमान है, और 3 दिन के लिए ये समय उनको दिया गया है कि कोर्ट में वो पेश हो, क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है। और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने ये हरकत की है, उससे प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की है, और लगातार भी जो है ये बात पिछले दिनों से विपक्षी खासतौर पर बात कर ली जाए तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुआ है। चाहे गैरसैंण विधानसभा सत्र की बात कर ली जाए, जब वहां पर सत्र हुआ था तो कानून व्यवस्था को लेकर जो है रात भर धरना प्रदर्शन वहां पर दिया था। इसके बाद जब 25वें रजत जयंती के मौके पर विशेष सत्र की बात जो यहां पर की गई थी, उसमें भी जो है विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में सवाल उठाता रहा है, सत्तापक्ष से पूछता रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि पूर्व विधायक के बेटे को जो है कैसे एक गनर मिल गया या फिर सुरक्षा मिल गई, और कैसे वो फ्लीट में चल रहा था। तो ये अब भी सवालों के घेरे में, और इसकी तहकीकात की जा रही है। जब इसकी तहकीकात पूरी होगी तो जाहिर सी बात है सबके सामने सच निकल कर आएगा। एक सवाल ये भी बनता है हिमांशु, क्योंकि जब आम लोगों की बात आती है तो आम लोगों को हमेशा कानून का पाठ पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब बात इस तरीके के वर्चस्व वाले लोगों की आती है तो ऐसे में अक्सर ये देखा गया है कि चाहे किसी के नाम के आगे पूर्व हो या फिर हाल फिलहाल में उनके पास कोई पद क्यों ना हो, लेकिन इसको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीके की सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है, और जिस तरह डंके की चोट पर वो गुंडाई या दबंगाई दिखाते हैं, ये किस आधार पर है? क्योंकि उनके बेटे का तो कहीं कोई वर्चस्व अभी तक भी नहीं है, सिर्फ पिता के नाम पर वो इस तरीके से अपना वो दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी को भी धमकाते चलेंगे। सिर्फ पास नहीं दिया गया, इस वजह से वो इतने आग बबूला हो उठे कि सड़क पर उतर करके वो किसी पर भी हाथ उठा देंगे। और क्योंकि यहाँ मामला एक अधिकारी के बेटे से जुड़ा हुआ था तो मामले के तहत में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अगर आम व्यक्ति होता तो क्या मुकदमा दर्ज हो पाता? निश्चित तौर पर देखिए, दिव्या प्रताप की जहाँ तक बात की जाए तो जाहिर सी बात है वो अपने पिताजी के वर्चस्व पर जो है ये पिस्टल लहराने का उन्होंने काम किया, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से आपने भी कहा है कि जो पूर्व जब लग चुका है तो उसके बावजूद भी ये वर्चस्व अपने पिता के दम पर उनका जो है कायम है। ऐसे में अगर आम लोगों की बात कर ली जाए, देहरादून की पुलिस यानी कि उत्तराखंड की खासतौर पर की जाए, इतनी सजग तो है यहाँ की पुलिस की जब भी किसी आम आदमी पर बात आती है तो उस पर एक्शन लिया जाता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। पिछले वर्षों देखने को भी मिला था जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे, उसके बावजूद भी जो है भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई की गई। उसके ऐसे कई अतिक्रमणकारी हैं जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं और फिर भी उन्होंने भूमाफिया की तरह काम किया, तो उन पर भी कार्रवाई की। ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस के सामने जब मामला संज्ञान में आता है तो पुलिस उन पर लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन अपने पिताजी के दम पर इस तरीके की हरकत करना यह अपने आप में एक सवाल जरूर खड़ा करता है। और इसके साथ ही कानून का पाठ पढ़ाया जाना भी जरूरी है, क्योंकि भाजपा से जब बात की गई थी तो भाजपा ने भी साफ तौर पर यह कहा कि हमें भी जो है अपने कार्यकर्ताओं को कानून का पाठ पढ़ाना चाहिए। जी चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं देहरादून में मांगों को लेकर के वकीलों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। आंदोलन के बीच बार एसोसिएशन के अंदर मतभेद, पूर्व अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष के बीच तकरार तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात को लेकर के अब ये तकरार तेज बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि देहरादून में चैम्बर निर्माण समेत कई मांगों को लेकर के वकीलों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही है, लेकिन आंदोलन के बीच बार एसोसिएशन के अंदर मतभेद खुलकर के सामने आने लगे हैं। पूर्व अध्यक्ष राजीव शर्मा और वर्तमान अध्यक्ष के बीच मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात को लेकर के तकरार तेज हो चुकी है। दरअसल रविवार को वर्तमान अध्यक्ष सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले थे और उनके साथ कुछ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने मांगों को सुनकर के जिलाधिकारी के बातचीत के निर्देश दिए हैं और इसी मुलाकात पर पूर्व अध्यक्ष ने आपत्ति जताई है। उनका कहना यह है कि आंदोलनरत वकीलों की सहमति के बिना ये प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिलने गया, जो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन के दौरान ये तय किया गया था कि हर निर्णय स्थल पर ही लिया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष गुपचुप तरीके से 4 लोगों के साथ मुलाकात करने चले गए। वहीं वर्तमान अध्यक्ष ने कहा कि सीएम निवास पर हजारों वकीलों को लेकर के जाना संभव नहीं था। अचानक आईफोन के बाद से वे मुलाकात के लिए गए और चैम्बर निर्माण सहित सभी मांगों और मुख्यमंत्री के सामने रखी है।
उनके मुताबिक मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को मामले के समाधान की जिम्मेदारी सौंपी है। देखिए, जो प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया था, बिना आंदोलनरत अधिवक्ताओं की परमिशन के गया था। अध्यक्ष जरूर है, परंतु उन अध्यक्ष जी ने ही यहाँ पर व्यवस्था दी थी, जो भी बात होगी वो यहीं पर होगी, जो योजना बनेगी वो यहीं पर बनेगी। वो गुपचुप तरीके से 4 लोगों को लेकर के उनसे मिलने चले गए, ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने वो पूरा मुद्दा डीएम की तरफ डाइवर्ट कर दिया। हमारा कहना ये है, क्या डीएम साहब अधिकृत हैं इस लैंड को देने के लिए? क्या कोई डायरेक्शन गवर्नमेंट से है कि ये लैंड उनको दे दी जाए या फ्री में चैम्बर बना जाए? ही विल वर्क ओनली लाइक अ पोस्टमैन। अगर हमको पोस्टमैन की जरूरत नहीं है, हम अगर आपकी इतनी पहुंच है कि आप सीएम तक जा सकते हो, तो सीएम से ये बात क्यों नहीं कही कि हमको ये उत्तर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? तो अचानक एक फ़ोन आया था और हम सुबह 9 बजे मिले भी थे और हमने अपने मांगों को वहाँ पे रखा। और कुछ पत्र पूर्व में जा चुके थे जो कि नरेश बंसल जी को भी दिया था, तो वो पत्र में इसका था डेवलपमेंट चार्ज माफ़ करने का। वो हमने अपनी पूरी मांगें उनके सामने रखी, पूरी बातें रखी, तो उन्होंने जिलाधिकारी महोदय की इसको जिम्मेवारी सौंपी कि भाई इनकी क्या समस्याएं जो है इनका समाधान करें। फिर जिलाधिकारी उधर एसडीएम साहब वगैरह का फ़ोन आ रहा है, भाई आ जाओ बात कर लो। तो फिर अब उस बारे में बात नहीं हो पा रही है। सबका ये कहना है कि भाई जिसे वार्ता करनी वो यहाँ आके करे, क्योंकि हमें 6-7 दिन हो गए। अन्य राज्यों में भी जो है वकीलों के चैम्बर सरकार बना के दे रही है, तो उत्तराखंड में ऐसी कौन सी बात है कि जो सरकार बना के चैम्बर न दे। तो वहीं रामनगर में न्यायालय परिसरों में चैम्बर बनाने की मांग और वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल ये कहा गया है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाए, नहीं पूरा किया जाए, तब तक वो इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। एसडीएम के जरिए सीएम को अब ज्ञापन भी सौंपा गया है। देहरादून बार एसोसिएशन की मांग का समर्थन करते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर रामनगर बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही अधिवक्ताओं ने सरकार के सभी न्यायालय परिसरों में अधिवक्ता चैम्बरों का निर्माण कराए जाने की मांग की है। वहीं बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ललित मोहन पांडे ने कहा है कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। चैम्बर के निर्माण से न केवल अधिवक्ताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी अधिक कुशल होगी। इस अवसर पर भारी मात्रा में एडवोकेट मौजूद रहे। कि पूरे उत्तराखंड में मतलब ज़्यादातर न्यायालयों में अधिवक्ताओं के कक्ष नहीं है, मतलब चैम्बर नहीं है। और जो न्यायपालिका है ये सब जगह अपने भवनों का निर्माण कर रही है। अभी देहरादून में 1000 करोड़ का सेंट्रल एसी जो है मतलब इन्होंने अपने लिए तैयार किया है, लेकिन वहाँ भी चैम्बर नहीं बनाए गए, जबकि पूरा पैसा मतलब था उनके पास। और इस वजह से वहाँ भी लोग जो है पिछले 4-5 दिन से हड़ताल में बैठे हैं। और आज हमारे पूरी बार काउंसिल की पूरे उत्तराखंड की इसकी हड़ताल है कि अधिवक्ताओं के लिए भी चैम्बर बनाए जाए। इस पर अधिक जानकारी के साथ अबू बकर मकरानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अबू, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके का ये मामला रामनगर से निकलकर सामने आया, वकील अगर चैम्बर की मांग कर रहे हैं तो दिक्कतें कहाँ आ रही है? तो फिलहाल अबू बकर से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक ये जानकारी आपको दे दें कि वकीलों की ओर से लगातार न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। एक बार फिर अबू बकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबू बकर, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आखिर इस मामले में इतनी अड़चनें क्यों आ रही है जब चैम्बर्स की सिर्फ मांग की जा रही है अधिवक्ताओं की ओर से? जी देखिए, आपको साफ तौर पे बता दिया जाए कि कई बार जो है एडवोकेट एसोसिएशन जो है उन्होंने कई बार इसको लेकर के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। हालांकि एसडीएम ने इस बार साफ तौर पर कहा है कि हम इसका जो ज्ञापन है वो एसडीएम के आगे भेज दिया गया है और जल्दी इस पर शीघ्र कार्रवाई कराएंगे। लेकिन जो बार एसोसिएशन है उसने साफ तौर पर कहा है कि जब तक हमें कोई ठीक सा जी अबू बकर, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप बात पूरी कीजिए। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल रामनगर में न्यायालय परिसरों में चैम्बर बनाने की मांग को लेकर के अब भी वकीलों की ओर से प्रदर्शन जारी है और न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ देहरादून में खटीमा विधायक भुवन कापड़ी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये कहा कि मौजूदा हालात में कांग्रेस के पास एकजुट रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश पिछले 10 सालों से सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहा है और आज स्थिति ये है कि हर वर्ग त्राहिमाम की हालत में पहुंच गया है। उपनल कर्मचारी हो, वकील हो या युवा, सभी सड़क पर उतर आए हैं और यहां तक कि युवा तो सरकार की लाठियां भी झेल रही हैं। साथ ही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर भी कापड़ी ने चिंता जताई है। साथ ही कहा गया है कि कांग्रेस संगठन पहले से एकजुट है और अब और मजबूती के साथ 2027 के चुनाव की तैयारी की जा रही है। पार्टी उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी जो कि वास्तव में जीतने की क्षमता रखते हों और उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर बीजेपी की खड़ी की गई सभी समस्याओं का समाधान कर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। हम पिछले 10 सालों से सत्ता में नहीं है और प्रदेश त्राहिमाम है। यहाँ युवा सड़कों पर लाठी खा रहा है, उपनल के कर्मचारी पिछले 5-6 दिन से धरना स्थल पर है, वकील जो है पिछले 6 दिन से देहरादून के वकील धरने में बैठे हैं, महिला अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम सब लोग वैसे भी एकत्रित हैं और मुझे लगता है और ज्यादा एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी जो लोग जीत सकते हैं उन लोगों को चुनाव मैदान में उतारेंगे और अभी से तैयारी कराएंगे और 2027 में उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस को एकजुट होकर जो है जनता के बीच जाना है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाकर जितनी भी आज समस्याएं भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी कर दी है उन समस्याओं का समाधान करके प्रदेश को आगे ले जाने का काम। वहीं भुक्कनपुर क्षेत्र के जंगल में अवैध खनन पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। जंगल में एसडीएम लंढौरा के निर्देश पर शिकंजा कसने का काम किया गया। खनन की शिकायत पर प्रशासन टीम ने छापेमारी की है और मौके से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद किया गया है। सीज भी कर ली गई है इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को। टीम की छापेमारी से खनन माफियाओं में इस वक्त हड़कंप की तस्वीरें देखने को मिल रही है। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की गई है और ये जारी रहेगी। प्रशासन की ओर से ये सब सख्त संदेश दिया गया है कि अगर अवैध खनन नहीं रुकता तो छापेमारी भी नहीं रुकेगी। हरिद्वार में भुक्कनपुर क्षेत्र के जंगल में अवैध खनन पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां रात भर चल रहे खनन की शिकायत पर टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने मौके से खनन से भारी 2 ट्रक ट्रॉली बरामद कर सीज कर दिया है और लंढौरा पुलिस चौकी में जमा कर दिया गया है। लेकिन 2 अन्य ट्रैक्टर मौके से फरार होने में सफल हो गए। वहीं छापेमारी से खनन माफियाओं में इस वक्त हड़कंप है। साथ ही अधिकारियों का यह कहना है कि अवैध खनन पर आगे भी सख्त कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ परवेश राय रुड़की से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेश, अवैध खनन का जो मामला सामने आया है, यह अवैध खनन के मामले लगातार आए दिन सुनने को मिलते हैं, लेकिन कार्रवाई इतनी सख्त तरीके से अभी भी नहीं हो रही है कि एक प्रॉपर संदेश जाए लोगों के बीच में और ये इस तरीके से अवैध खनन बंद हो सके। अभी भी प्रशासन का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरीके से खनन जारी रहा तो कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन 2 ट्रैक्टर ट्रॉली यहां से फरार होने में तो कामयाब हो गए। जी, शुरू में आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो है अवैध खनन के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी पूर्णतः कहीं ना कहीं शिकंजा कसने का काम भी करता रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो ये खनन माफियाएं इतने सक्रिय हैं, या ये फिर ये कह सकते हैं कि प्रशासन के जब अधिकारी रात को सो रहे होते हैं तब ये लोग नदी या जंगल या ऐसी जहां भी जमीनें होती हैं जहां से ये लोग अवैध तरीके से मिट्टी निकाल सकें, ये लोग निकालने का काम करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी देखने को नजर आती है वो भी प्रशासन की ही होती है, क्योंकि पूर्णतः जब प्रशासन सो रहा होता है तब जो खनन माफिया होते हैं वो सक्रिय होकर के खनन कर रहे होते हैं। तो जो बीते दिनों में लगातार जो है कार्रवाई भी होती रही है, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर लगातार जो है अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई भी होती रही है। तो बीते दिनों में जो ये मामला सामने आया वो देखने को मिला कि हरिद्वार जिले के लक्सिर तहसील क्षेत्र में जो भुक्कनपुर क्षेत्र था, वहां पर रात को ये लोग खनन कर रहे थे। खनन माफियाओं द्वारा लगातार खनन किया जा रहा था, तो जिस पर शिकायत के बाद वहां पे एसडीएम लक्ष्य द्वारा वहां पे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया और 2 मौके से अन्य फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा मामला जब इस तरीके का देखा जाता है कि ये लोग भाग जाते हैं, खनन माफिया अधिकारी का कहना होता है कि ये लोग भाग गए, मौके से फरार हो गए, तो इन लोगों की तलाश नहीं हो पाती है। इसी को लेकर के जब अधिकारियों से बातचीत की गई, दोबारा इस संबंध में बातचीत करने का प्रयास किया गया है, तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार जारी है तलाश, तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में इन लोगों की तलाश हो पाएगी या फिर तलाश के नाम पर के इन लोगों का पीछा छोड़ दिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो बेरीनाग ब्लॉक प्रमुख संगीता चनियाल ने बैठक की है और खंड सभागार में अधिकारी कर्मचारी के साथ में बैठक हुई। कई गांव में चल रही योजनाओं की जानकारी भी ली गई है। बेरीनाग के ब्लॉक प्रमुख संगीता चनियाल ने विकास खंड सभागार में अधिकारी और कर्मचारी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कई गाँव में चल रही कई योजनाओं की जानकारी भी ली गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों से भी ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान गांव स्तर पर करने के निर्देश दिए गए हैं और राज्य वित्त और मनरेगा सहित कई योजनाओं से हो रहे निर्माण कार्यों को तय समय के अंदर गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सरकार की चलाई जा रही कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर ज्येष्ठ प्रमुख धीरज बिष्ट, बीडीओ बसंत पांडे सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तो बिहार चुनाव में मिली बड़ी जीत का जश्न मसूरी में भी देखने को मिला, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गांधी चौक पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी कर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। जश्न के बीच मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जो लोग मोदी मैजिक खत्म होने की बात कर रहे थे, बिहार चुनाव नतीजों ने उन्हें जवाब दे दिया। उन्होंने ये कहा है कि अब मोदी का महा मैजिक शुरू हुआ है। मंत्री ने विपक्ष के प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों पर भी बयान देते हुए कहा कि बिहार की जनता ने वोट के रूप में इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता का यह आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को मजबूत करेगा। मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया, उसको पता लग गया होगा कि मोदी मैजिक बरकरार है। मोदी जी आज भारत के नहीं विश्व के नंबर 1 नेता हैं। अमित शाह जैसा चाणक्य उनके साथ में है। आज महागठबंधन ने कई प्रचार किए, वोट चोरी के आरोप लगाए और रैलियों में कई किस्म की अशुद्ध भाषा का प्रयोग जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। देश की जनता प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, नेहरू जी से लेकर आज तक कभी भी सरकार की भाषा का प्रयोग किसी भी नेता ने, किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पर बैठे हुए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी